Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, yesterday we have done vocab, and today we will done passage, comprehension passage. Comprehension passage जब करते हो तो मुझे एक बार जनरली ओवरव्यू दो कि कैसे करते हो कोई भी comprehension passage। तो मेरे ख्याल से 5th-6th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं, राइट? 5th-6th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं ना, तो बताओ कैसे करते हो उसको, कोई भी आप में से बताओ। ओके, बॉयज में से कोई बताएगा कैसे क्या करते हो? पहले पैसेज को रीड करते हो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हो, ठीक है। अभी एक सिस्टम होता है पैसेज को अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आपके पैसेज के जो मार्क्स हैं वो ना जाए, ठीक है। पैसेज के मार्क्स ना जाए तो उसके लिए एक ये स्ट्रेटेजी है, जो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, जो उस तरीके से करेंगे तो हम पैसेज को जो आपको वो अगर 5 मार्क्स का था, 7 मार्क्स का था या 10 मार्क्स का, वो नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारे गोल्स क्या क्या होने चाहिए पैसेज करने के लिए, मतलब जब हम पैसेज कॉम्प्रीहेंड करना शुरू करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन मीनिंग होता है अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, ठीक है, समझना और उसका विश्लेषण करना कि कैसे कहाँ पर क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसके बाद अब इसके गोल्स क्या है, सबसे पहले हम गोल्स माइंड में रखेंगे। सबसे पहले क्या करता है, अगर आप पैसेज को करते हो, पैसेज जब आप करते हो तो सबसे पहले काम क्या करते हो? रीडिंग करते हो और अंडरस्टैंड करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आपको रीडिंग और अंडरस्टैंड करना सिखाता है, मतलब आपको इतना अनेबल कर देता है उस चीज को करने के लिए कि जब आप उसको करते हो, आपको 5th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी सेंटेंसेस को जोड़ते हुए, पढ़ते हुए पैसेज को कंप्लीट, फिर 6th में थोड़ा सा और इम्प्रूव हुई होगी, 7th में और आज के टाइम में जो बच्चों को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स लिए जा सकते हो किसमें लिए जा सकते हैं? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, क्योंकि हमें इसमें लर्न नहीं करना पड़ता, बल्कि जो हमारे पास गिवन है उसी में से हमें आंसर पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे इजी टॉपिक लगता है, ऑलमोस्ट जिससे भी आप बात करके देखोगे तो आपको ये चीज लगेगी कि इसके अंदर आपको मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं हर चीज की एक साइंटिफिक वैल्यू होती है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सेकंड क्या होगा? अप्लाई द स्किल्स। अब यहाँ पे मैंने कल आपसे 4 स्किल्स की बात की थी। जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं हम, तो मुझे ये बताओ कि कॉम्प्रिहेंशन करते हुए बेसिकली कौन सी स्किल यूज होती है, बताओ? गुड, रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल्स को एक मतलब मैंने बताया था कि इनको क्या बोलते हैं, और कौन सी स्किल्स बोलते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको हम रीड करके रिसीव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। और अगर इसके थ्रू मान लो सपोज किसी अगर मैं उसी पैसेज को जोर जोर से पढ़कर सुनाऊं किसी को, तो वो कौन सी स्किल हो जाएगी? स्पीकिंग स्किल हो जाएगी, गुड। और अगर जो स्पीकिंग स्किल है वो किस में आ जाती है? एक्सप्रेसिव स्किल्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई द स्किल्स, जब आप कॉम्प्रिहेंशन को करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्किल्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी पैसेज को पढ़ते हुए, मतलब आपने उसको साइलेंटली रीडिंग करना स्टार्ट किया, तो वहां पे आपकी हो गई रीडिंग स्किल। लेकिन अगर आप उसको लाउडली पढ़ रहे हो तो कौन सी स्किल्स हो जाएगी? लिसनिंग स्किल्स। उसको सही फॉर्म में अप्लाई करना स्किल्स को, उसमें हमें हेल्पफुल करता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फिर आता है रीड विद क्रिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि आप जो भी पैसेज पढ़ो, एक बार कोई भी पैसेज जो पढ़ता है ना, बड़ा फॉर्मली पढ़ता है, मतलब उसको ये होता है कि एक बार में किसी भी तरह से इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ लूं, वो बहुत ही फॉर्मल रीडिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब उसको अपने क्वेश्चंस देखता है वो, तो उसको जब आंसर नहीं मिलता तो वो कैसे पढ़ता है? उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है ना, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज मैच कर रही है, मेरे क्वेश्चंस कहाँ से निकल रहे हैं, किस लाइन से निकल रहे हैं, उसको अंडरलाइन करना शुरू करता है। तो क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? वो बहुत ध्यान से उसको रीड करना स्टार्ट करता है, हर चीज के ऊपर मतलब पॉइंट पे फोकस करता हुआ चलता है कि कहाँ कहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग एंड स्कैम। स्कीम वर्ड सुना है किसी ने? स्कीमिंग का मतलब होता है अच्छा ये बताओ, स्विमिंग सुनिए? स्विमिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि अगर पानी में जा रहा है, वो जब तैराकी करता है तो सीधा चला जाता है। तो इसी तरीके यहाँ पे स्कीमिंग, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि अगर आपकी बॉडी काम करती है, एक मतलब एक्यूरेटली काम करती है, तो वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है। लेकिन वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो कैब के कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज होता है? लेग्स। ये चीज मैंने क्लियर की थी। उसी तरह से जैसे कि अगर आपकी बॉडी को आगे मूव करने के लिए, मतलब अगर स्विमिंग में मूव करते हैं तो वो आगे की तरफ चलती है और कंप्लीटली काम करना शुरू करती है। उसी तरह से पैसेज के अंदर वर्ड यूज होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने पैसेज को सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को ढूंढने के लिए कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड है, उस वर्ड को ढूंढते फिरो, वो क्या होता है? स्किप करना, जंप कर करके आप ढूंढते फिरो अपने क्वेश्चन का आंसर। लेकिन स्कीमिंग क्या है कि आप उसको एक बार रूटीन में पढ़ो, ठीक है। उसको आप क्या करते हुए चलो कि लगातार आप उस चीज को क्लियर करते चलो, एक एक लाइन को पढ़ते चलो, वो अपने आप सेंस क्रिएट करता चलेगा, क्वेश्चन के आंसर भी निकलने शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? स्कैन क्या होता है? स्कैन क्या करता है? जनरली स्कैन क्या काम करता है बताना जरा। स्कैनिंग जो होती है वो क्या काम करती है? सपोज अभी जो क्या कहते हैं कोरोना वायरस चला हुआ है, इसमें आपकी थर्मल स्कैनिंग होती है ना, आपकी आईज को देखकर होती है आपकी थर्मल स्कैनिंग। तो उसका पर्पज क्या होता है कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स शो होने इस बीमारी के, ठीक है। उसी तरह से स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पैसेज की रीडिंग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर मिलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत इंटरनली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, बहुत इंटरनली क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो क्या करता है कि जब क्वेश्चन लिखता है तो वो मतलब क्या कहते हैं ऐसे फ्रेजल वर्ब्स यूज कर लेता है, या फिर कुछ ऐसे जो आपकी फ्रेजल क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स हो गई, फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेस लगा के वो इस तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करता है, जहाँ पे क्लॉजेस फ्रेजेस क्या होते हैं आपके पैसेज में नहीं मिलते। तब आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें तो यार ये पैसेज बड़ा टफ है, इसके अंदर तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं रहा। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर भी कमांड की होगी तो वो एक स्कैनिंग होगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया गया, तो इस पैसेज के अंदर यहाँ पर ये मीनिंग निकलता है उस फ्रेज का, ठीक है। तो आपको वो चीज क्या वो है स्कैनिंग करना उस चीज को, मतलब आप उन वर्ड्स को जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मिले हैं उनको दूसरी सेंस में अपने पैसेज में ढूंढ पाना, ठीक है। दैट इज योर स्कैनिंग। फिर आते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। अब नेचुरल है, पैसेज में मेनली काम किस चीज का हो रहा है? रीडिंग का हो रहा है। तो रीडिंग का जब मेनली काम चलेगा तो सबसे ज्यादा स्किल कौन सी डेवलप होगी आपके अंदर? रीडिंग स्किल होगी। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव निकल कर ये आएगा कि इसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। फिर आता है आपको स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। दुनिया भर के पैसेज मिलते हैं फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड टू आप लाइफ टाइम कोई भी एग्जाम दो, कहीं पर भी एग्जाम दो, ठीक है। उसके बाद आपको पैसेज इतने ज्यादा आपने पढ़े होंगे अपनी लाइफ में, अभी तक भी आप जो यहाँ पे बैठे हुए सभी अभी तक भी बहुत सारे एग्जाम दे के आए होंगे और बहुतों में आपको पैसेज मिले होंगे। वो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है ना। या फिर क्या कहते हैं इवन आपके जो स्टैट वगैरह होता है उसमें भी एक पूरा का पूरा पैसेज देके फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर उसने कितना डाटा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसने कौन सा मेथड यूज कर रखा है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करके, तो वो भी एक पैसेज है। तो जब आपने लॉट्स ऑफ पैसेज अपनी लाइफ में पढ़ रखे हैं तो आपके अंदर क्या होगा? लॉट्स ऑफ वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग हुई होगी ना। बहुत सारी चीजें, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को लर्न करना चाहते हैं बट हम उसको लर्न नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें किसी चीज की ये लगता है कि कोई पैसेज करते हुए हमें जो है यहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत आई है, इस वर्ड को पढ़ते हुए हमें बहुत दिक्कत आई है, तो उस केस में क्या करते हैं? हम उस वर्ड को याद रखते हैं या नहीं रखते? लाइफ में जो बहुत स्मूथली चलता रहता है ना, हम उसको कभी नहीं याद रखते। अभी सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लाइफ के कोई भी मुझे अच्छी अच्छी मेमोरीज बताओ, जो भी आप बताना चाहते हो, आपको बहुत कम याद आएंगी इंस्टेड ऑफ दोज जो आपके पास बैड एक्सपीरियंस है। वो आपको ऑन टिप्स मतलब बिल्कुल ऐसे याद होंगे जैसे क्या कहते हैं वो हुए होंगे स्टेप वाइज, आप उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर सकते हो। बट जो आपकी गुड मेमोरीज होंगी आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि मैम मेरे उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, मैंने इतने मार्क्स गेन किए थे। आप गुड मेमोरीज में सिर्फ इतना बोलो। बैड मेमोरीज में क्या होगा? मैम मैं फेल हो गया था, मेरे फादर ने मुझे ये कहा था, मेरी मदर ने मुझे ये कहा था, मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसा बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मतलब उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, वहाँ पे वो जो था आपकी लाइफ का एक बुरा दौर था। इसी तरह से पैसेज के अंदर जो वर्ड्स आपको बहुत परेशान कर गए जिसकी वजह से आपका आंसर ही नहीं निकला, और पैसेज के अंदर जहां जनरली 5 में से हर कोई सोचता है मैं 5 में से 4 नंबर ले लूंगा, उसमें आपका 1 नंबर बना, तो कहीं ना कहीं आपको ये होगा ना कि इस पैसेज में सब पूछ क्या रखा था, ठीक है, और उसके आप जो है वर्ड्स के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो।
नॉट इन योर केस, मेरे केस में भी एक बार ऐसा हुआ था कि पैसेज के अंदर हर किसी को ये लगता है कि हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक एग्जाम था जिसके अंदर कम्प्लीटली जो साइंटिफिक पैसेज था वो, और साइंस से जो है मेरा इतना रिलेशन नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ था कि साइंटिफिक पैसेज का जो पूरा एक प्रोसीजर डाला होता है किसी एनिमल की लाइफ का, कि कैसे वो बच्चा होता है, फिर वो कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे उसके इम्प्रूव होता है, कैसे उसके विंग्स निकलते हैं, या फिर वो कैसे तैरना शुरू करता है, मतलब कम्प्लीटली था। बट उस चीज में क्योंकि वहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज थी तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, और उस पैसेज में 8 मार्क्स का था एंड आई गेन ओनली 3 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स आए। वो मेरे पास थी, मतलब जो मेरा क्वेश्चन पेपर था वो मेरे पास था, उसके जो जो वर्ड्स थे मैंने अंडरलाइन करके वो आज मुझे, मतलब वो सिर्फ वो वर्ड्स नहीं, मुझे वो पूरा पैसेज होगा टिप्स है कि यस क्या क्या इसमें पूछा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिलती है अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की। फिर बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड स्पेसिफिक एरियाज। जब आप अपना पैसेज करते हो, क्वेश्चन एक आता है कि गिव द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, आता है कई बार, या फिर ये आ जाता है कि चूज द प्रॉपर टाइटल फॉर दिस गिवन पैसेज, आ जाता है ना आपके पास। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप जब उसको बार बार रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि ये पैसेज टोटली किसके बारे में है, ठीक है, कि वो वाटर पोल्यूशन के बारे में है या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम है, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आती है वो उसका टाइटल आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि पूरा पैसेज किसके भी हाथ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन आपका जो मेन एरिया होगा उसको हम किस में रख सकते हैं, टाइटल में, और स्पेसिफिक एरियाज मतलब क्या होंगे कि उससे रिगार्डिंग जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक? अच्छा, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग पहले स्ट्रेटेजी जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में अभी तक इतना किया है, ठीक है, इतने पैसेजेस को डील करते हुए आए, तो आप बताओ कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? एनी वन ऑफ यू बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होनी चाहिए, बताओ। हाँ, अभी एक बताया कि पहले क्वेश्चन रीड करने चाहिए, देन और बताओ। तो मैम जो भी मतलब अलग से वर्ड लगते हैं उनको पहले ही अंडरलाइन करके और कोई, और किसी को निखिल दोबारा बोलना पड़ा। ओके, अकॉर्डिंगली मतलब थर्ड पॉइंट मेरे पास निकल कर आया, पहले पैसेज पढ़ना है। हाँ जी, और कोई कुछ भी बताओगे? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसेज, पैसेज का मतलब समझना। हाँ, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसेज, ठीक है। फोर्थ वन, और कोई? देखो यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसकी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बेस्ड है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये आपकी क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। और जो ब्लूम थे, पहले मैं बता रही हूँ आपको कि ब्लूम जो थे इनका मतलब आपकी एक पर्टिकुलर सिलेबस से कोई वास्ता नहीं था। ब्लूम जो थे वो एक क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक या फिर साइकोलॉजी से रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट रहे, ब्लूम एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने पैटर्न था ये ना सिर्फ पैसेज रीडिंग में लगाया इन्होंने, ये जो पैटर्न था इन्होंने लाइफ की हर सिचुएशन से रिगार्डिंग एक्सेप्ट किया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या आता है? क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले आप क्रिएट क्या करते हो? जब आप किसी पैसेज को पढ़ते हो तो क्या क्रिएट करते हो, बताओ। कोई भी पैसेज जब पढ़ते हो तो क्या आप उससे रिगार्डिंग अपने माइंड के अंदर एक सेंस क्रिएट नहीं करते हो ना, कि मतलब जैसे कि अगर सपोज मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक साइंटिफिक पैसेज आ गया था। अब साइंटिफिक पैसेज को पढ़ते मेरे माइंड में एकदम क्या है कि ये तो मेरे से रिगार्डिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो मेरे अंदर क्या सेंस डेवलप हुई कि ये काफी डिफिकल्ट पैसेज है, ठीक है। उसी तरह से आप सबके माइंड में भी ये चीज आती है या नहीं आती है? यहाँ पर क्या मतलब आपके अंदर खुद के जो थॉट्स है वो बिल्ड होने चाहिए, क्रिएट करने। फिर आपका सेकंड क्या आता है? एवेलुएट। फिर खुद को एवेलुएट करो कि ये मेरा पैसेज डिफिकल्ट है या इजी है, मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा उस केस में? इसको होल्ड करके बाकी का सारा अपना पेपर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी कर सकता हूँ तो मैं उसको अभी पढ़ूंगा और उसको अभी कर दूंगा। एवेलुएशन जो खुद कर सकते हो एवेलुएशन, तो वो हो जाएगी। फिर आता है एनालाइज। फिर पैसेज को एनालाइज करना शुरू करो। जब आप उसको
पढ़ते हुए चलोगे, जैसे जैसे आप उसको पढ़ रहे हो, उस केस में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पैसेज को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, आपको धीरे धीरे सेंस बननी शुरू हो जाएगी, एक सेंटेंस से दूसरे से कनेक्टिविटी कैसे हो रही है। बेशक वो देखो आपकी खुद की मतलब क्या कहते हैं, आपकी खुद की इमेजिनेशन चलेगी उसके अंदर कि आप कैसे उसको क्रिएट कर रहे हो, उस सेंस को जो कैसे एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, अप्लाई। जैसे जैसे अब आपने 2 बार रीडिंग की, उसकी 3 टाइम्स आपने उसकी रीडिंग की, आपने क्या करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा था, उसके अंदर 2-3 वर्ड मैच कर रहे थे, आपने ऊपर पैसेज के अंदर 2-3 वर्ड मैच करता हो, आपने क्या कर दिया, अप्लाई किया। एनालाइज आपने यही किया था कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस लाइन में मिलेगा। ठीक है, आपने वो एनालाइज करके उसको वहां अप्लाई कर दिया। फिर क्या आता है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में क्या आता है, आपके जो क्वेश्चंस है, आपके वो क्वेश्चंस किस सेंस में लिखे हैं। यहाँ पे आपकी बुक्स के अंदर एक अलग डेफिनेशंस के साथ हर किसी को डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे अंडरस्टैंड के अंदर क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंड के अंदर अगर आपका पैसेज प्रेजेंट में है तो आंसर किस में देना है, प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में है तो पास्ट में। अंडरस्टैंड आपको यहाँ करना होगा, ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो है पास्ट में पूछा गया, लेकिन अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हो कि पैसेज के अंदर जो लाइन प्रेजेंट में लिखा आपने उठा के उसको किस में लिख दिया, एज इट इज उठा के लिख दिया। काफी बच्चे करते भी हैं ये चीज, उनको क्या लगता है कि एटलीस्ट टीचर पूरे मार्क्स देगा, हाफ तो देगा, मैं इतना तो लिखूं एटलीस्ट उस चीज को। तो वहां पर क्या चीज आ जाती है, वहीं पर आपकी गड़बड़ हो जाती है कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवेयर अबाउट द सेंस ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, देन रिमेंबर। उसके बाद आपको याद रखना होगा, क्या चीज याद रखोगे, उसके अंदर आपको याद रखना कि पूरे के पूरे पैसेज के अंदर आपके क्वेश्चंस क्या क्या थे, आंसर आपने सही उसको गिवन किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके अंदर वर्ड्स कौन कौन से ऐसे यूज थे जो आपको समझ नहीं आए थे और आपको उनके ऊपर कमांड करने की नीड है। ठीक है, ये सब आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको याद रखना बहुत इजी होगा आपके लिए। आप उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड के अंदर आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, अभी जैसे कि एक स्ट्रेटेजी बताई थी, पहले क्वेश्चंस रीड करने चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, पैसेज। तो वो किस केस में होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ के रिमेम्बर करोगे उसको, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड करोगे कि वो पूरे पैसेज में कहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको समझ में आ गए और आपने पैसेज में से उठा के जो है, जहाँ पे आपको एकदम से स्ट्राइक कर गया था कि मैंने ये पैसेज के अंदर वहां पे पढ़ा था, जैसा भी निखिल ने बताया कि पहले पैसेज पढ़ो उसके बाद आंसर करो, वहां पे कौन सी हमारी जो टाइप यूज होंगे, वो अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। कि आपने पैसेज को पढ़ लिया, अब जिस क्वेश्चन में जो आंसर फिल होता है वहां पे आपने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, थर्ड वन है आपका एनालाइज एंड इवेलुएट। इसके लिए आपको पैसेज को और क्वेश्चन को दोनों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे पर्टिकुलर कौन सी लाइन जो है प्रॉपर मैच होगी। एनालाइज उसको करोगे और फिर एवेलुएट करके ही आप राइट डाउन करोगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड अप्लाई एंड एवेलुएशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके अंडरस्टैंड से क्या है, आप या तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके पैसेज को पढ़ लो या फिर पैसेज को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद आपको अप्लाई, नेचुरल है, पैसेज आपको पूरी तरह से अगर आ गया है तो आपको आंसर गिवन करने में टाइम न लगेगा, अप्लाई कर दो। इवेलुएट वो आपका बहुत ही लास्ट टर्म होगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आप उस चीज को समझ पाओगे कि अब मैंने जो किया है मेरा गलत है या सही आंसर। मतलब काफी चीजों के आंसर तो जब आप पैसेज को देते हो ना, आप किसी से बाहर आगे लगता है पैसेज बहुत ईजी था, मतलब मेरे इसमें 5 में से 4-3 मार्क्स जो वो आ जाएंगे। रीजन क्या है उसका, क्योंकि आप खुद को इवेलुएट करके आए हो कि मैंने पैसेज अच्छे से पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन अच्छे से, ये सारे के सारे इसी के अंदर घूमते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्पीड। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो रीडिंग स्पीड को, बताओ जरा। एग्जैक्टली, इसके लिए मैं बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको माइंड में रखना जरूरी है कि आप रीडिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज ट्राई टू रीड इन अ स्लो मोशन एंड इन साइलेंट मोड। जब भी कोई भी चीज पढ़ो, जितना स्पीडली आप अपने साइलेंट मोड पे पढ़ना शुरू करो ना, उतना आप लाउडली नहीं, क्योंकि लाउडली अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपका मतलब अंदर से आपको एक थकावट फील हो, पर्टिकुलरनेस आएगी आपके अंदर।
ठीक है, जब वो चीज आ जाती है तो आप क्या करते हो, उब जाते हो। सपोज अगर आप सोचते हो कि आज मैं इतने से इतने पेज सारे पढ़ूंगा, आप अगर उसको साइलेंटली रीडिंग करना शुरू करोगे ना, डेफिनेटली यू विल रीड 2 और 3 पेजेस। लेकिन अगर आप उसको लाउडली पढ़ रहे हो कि नहीं मेरे को एक एक लाइन को समझते हुए जोर जोर से पढ़ना, तो वो समझना तो हो जाता है बट वो रीडिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट आपका ये होगा कि जब भी आपको कोई ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम बहुत सारे जैसे अभी मान लो किसी को ये लगता है कि मुझे ज्ञान लेना है, ज्ञान मतलब एक्नॉलेजमेंट हम बोलते हैं कि गीता के उपदेश में मिलती है जो हमें हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो उस वहां पे उसकी रीडिंग जो आप गीता की रीडिंग करोगे, अगर आप उसको 4 लोगों के बीच में बैठ के रीड करोगे तो उसका आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसका रीजन ही नहीं पता चलेगा कि कहाँ से क्या लिखा हो, क्योंकि आपको चीज समझ नहीं आएगी। बट अगर आप उसको अकेले में बैठ के पढ़ोगे देन यू हैव एबल टू रियलाइज। ठीक है, इसीलिए मतलब अगर आपको आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है तो अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। आपको अकेले में बैठकर अगर कोई रीडिंग करोगे, जैसे कि अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स है जिसपे आपको साइन करना, अगर आप 4 लोगों के बैठ के बीच में पढ़ोगे, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन जो आपकी रीडिंग होगी वो बेटर होगी। तो इसलिए आपको लोनली अकेले में रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, रीडिंग करने के लिए मान लो सपोज आपने किसी चीज को रीड कर लिया, आपने एक बार रीड करने में मान लो 100 वर्ड्स का एक पैसेज है, उसको रीड करने में आपने 20 सेकंड लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम और उसको रीड करके देखो, आपको 10 सेकंड मिलेंगे और बार बार रीडिंग करोगे तो आपको ये ऐसा हो जाएगा कि इस लाइन के बाद ये वर्ड होगा। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में आपने जब भी पोइम्स जो सुबह सुबह प्रेयर होती है वो डेली होती थी डेली प्रेयर। उसमें क्या होता है कि जब वो डेली प्रेयर होती है तो आपको वो ऑन टिप्स हो जाते हैं, आपको पता होता है कि इसके बाद ये लाइन आएगी। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रेयर के टाइम पे सो जाते हैं, आइज तो बंद करनी होती है, उस केस में उनको ये पता होता है कि ये लास्ट लाइन आएगी, इसके बाद उठना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट कि आप किसी भी पैसेज की अगर रीडिंग करते हो तो एक बार करने के बाद दोबारा जरूर करो, ताकि उससे आपको अपनी स्पीड मेजर करने में हेल्प मिले। ठीक है, फिर आप कहते हैं वोकैबुलरी एनहेंसमेंट कैसे होती है, पैसेज से। बताओ अगर पैसेज आपको गिवन है तो उसमें आपकी वोकैब कैसे एनहेंसमेंट होती है। आप रीडिंग एक्सटेंसिवली, जो भी पढ़ो एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली, 2 अपोजिट वर्ड्स आते हैं। इंटेंसिवली का मतलब क्या होता है, इंटेंसिवली का मतलब होता है कि आप एक एक वर्ड को टाइम देकर पढ़ो, और एक्सटेंसिवली का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक बार जल्दी से पढ़ो। रीडिंग एक्सटेंसिवली के अंदर क्या होगा कि एक बार आप पैसेज को सपोज करो कि आप उसको बहुत ऊपरी तरीके से पढ़ लो, ठीक है, सरफेस से पढ़ लो उसको। उससे क्या होगा, ऊपर पढ़ने से एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ड टफ लग रहे थे आपको। ठीक है, जो वर्ड आपको टफ लग रहे होंगे आप क्या करोगे, फटाफट उसको अंडरलाइन करो और उनकी मीनिंग निकालो, तो उससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन। अगर आप इंटेंसिवली रीडिंग करनी शुरू कर दिया आपने सपोज, उसमें आप एक एक वर्ड पे इतना टाइम लोगे, सोचने में इतना टाइम लगाओगे, और आपको पता है कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक पैसेज के ऊपर ही 3 घंटे लगा दें। ठीक है, उसके बाद है यूज अ डिक्शनरी। ये वोकैब में भी मैंने कल बताया था आपको कि आपको डिक्शनरी यूज करनी आनी चाहिए। पैसेज करो जब भी तो आपके पास आपकी डिक्शनरी जरूर हो, जिससे आप जो है टफ वर्ड्स को उसी टाइम देखोगे। कॉम्प्लेक्सिटी ये हमेशा याद रखना, जब भी लाइफ में आती है तभी हम उसके लिए कुछ करते हैं, अदरवाइज कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, थर्ड वन है आपका मटेरियल दैट इंटरेस्ट, मतलब जो पैसेज आपको इंटरेस्टेड लगते हैं, ठीक है, जो पैसेज आपके फील्ड से रिगार्डिंग है, उन पैसेज के ऊपर तो आपकी कमांड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर मेरा कोई टॉपिक है उसमें मेरा इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट उससे रिगार्डिंग जितने भी वर्ड्स हों उनकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। उससे रिगार्डिंग अगर कोई पैसेज आता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे रिगार्डिंग जो चीजें थी मुझे उसमें इंटरेस्ट था और मैंने उसकी वोकैब जो है मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मेरे पास आ गया साइंस का पैसेज, ठीक है, जो मेरे मतलब मेरे टॉपिक से रिगार्डिंग नहीं था, या फिर ये बोलो कि मेरा इंटरेस्ट ही था, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहती थी तो मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉल्ट हुआ कि मैंने इंटरेस्ट लेकर उसको नहीं पढ़ा, लेकिन बाद में जब मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया तो मुझे उसकी वोकैब जो है आ गई, और वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, मेरी वोकैब एनहांस हो गई।
ठीक है। फिर आपका था रिकॉल एंड मेमोराइज। रिकॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड यूज करो, कोई भी वर्ड आपने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, उसको यूज करो। जो मैंने कल भी बताया था, आप जितना यूज करोगे वर्ड्स को उतना आपके माइंड के अंदर वो क्या हो जाएंगे, मेमोराइज, याद हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन, लर्न टू डेडिकेटेड मेमोराइजेशन। इसके अंदर क्या आ जाएगा कि कोई भी चीज अगर करोगे डेडिकेशन के साथ करोगे तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है। अब पूरा कंप्लीट इसके बाद पैसेज को सोल्व करने का विदाउट योर बुक, मैं एक मतलब आपको एक पॉइंट दे दूं, टिप्स जो मैं बोल सकती हूँ, जो कि अभी बताया भी था कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, पैसेज या क्वेश्चन आंसर। तो पहले हमेशा क्वेश्चन आंसर पढ़ो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसे मान लो सपोज मैंने आपको बोला कि इसकी 4 एक्सरसाइज आपको करके लानी है, देन यू हैव टाइम, उस केस में आप पहले पैसेज पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको पैसेज को जितनी बार पढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। सेकंड क्या होगा, जो जो उसके अंदर वर्ड्स आए हैं वो कैप स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड थिंग क्या होगी आप उसके अंदर, थर्ड थिंग ये होगी कि उसके अंदर आपका इंटरेस्ट कितना बन पाता है उस पैसेज के अंदर, आपको अपने इंटरेस्ट लेवल का पता चलेगा। एंड फोर्थ थिंग क्या होगी कि आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि मैं कितना अच्छा उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन इन द सेंस कि अगर सपोज आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको एक 5 नंबर के पैसेज करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिला, उस केस में क्या करोगे, आपको पता है 3 मिनट में तो पूरी रीडिंग भी नहीं हो पाती पैसेज की अगर करने बैठो तो। और हमें सिर्फ मिले 3 मिनट के अंदर 5 मार्क्स का पैसेज करना। 5 मार्क्स का पैसेज करना, दैट मीन्स हमारे पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े जाते, पैसेज तो कहाँ से पढ़ा जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन हैं उनको रीड करने में सिर्फ आपको 30 सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लो, ऐसे केस में क्वेश्चन को रीड करो, उनको अंडरलाइन करो, जो जो वर्ड क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं उनको रिमेम्बर करो, जो मैंने यहाँ बताया था ना आपको, जो जो क्वेश्चन के अंदर रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि कहाँ कहाँ हमें कौन से आंसर ढूंढने हैं, उनको रिमेम्बर करो। फिर आपके पैसेज के अंदर, पैसेज आप पहले 5 जितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। कितना टाइम लग गया, 1 मिनट लग गई। ठीक है, उनको जब तुम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, रिमेम्बर करने के बाद आपको पूरा पैसेज जो है रीडिंग एक्सटेंसिवली करना उसको। ठीक है, सरफेस से पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के जो है आंसर मैच करने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट का जो 1 मिनट है उसके अंदर आप उसको अप्लाई करते हुए, इवैल्यूएट करते हुए आंसर करते हुए। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ओके।